नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉरिशस में हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन पर। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन काफ़ी उल्लास के साथ हुआ। इसमें तमाम पहलुओं पर काफ़ी व्यापक विचार मंथन हुआ, साथ ही साथ भविष्य की रणनीति भी तैयार हुई। राज्यसभा टीवी की टीम ने इस मौके पर पोर्ट लुई में इस सम्मेलन का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यह है मॉरिशस का विश्व हिंदी सचिवालय। भारत और मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय संस्था ये सचिवालय दुनिया में हिंदी के प्रचार और प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम ने इसका सपना सबसे पहले देखा था और साकार करने की तमाम कोशिशें की। 1975 में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना की पैरोकारी की जो विदेशों में हिंदी का प्रचार करे। उनका ये विचार विश्व हिंदी सम्मेलनों में गूंजता रहा। फरवरी 2008 में किराए के भवन में सचिवालय स्थापित हुआ, लेकिन कुछ माह पहले इसे अपना शानदार भवन मिल गया है। मॉरिशस के दर्शनीय स्थलों में भी इसका नाम जुड़ गया है। विश्व हिंदी सचिवालय का मकसद हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोन्नत करना और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने को एक सशक्त मंच देना है। सचिवालय दुनिया के तमाम देशों के हिंदी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का डेटाबेस तैयार कर रहा है। दुनिया के हिंदी विद्वानों, लेखकों और हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़ी संस्थाओं का विवरण भी ये तैयार कर रहा है। सचिवालय कई दूसरी तैयारियों में भी जुटा है। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रोन्नत करना, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का सघन प्रयास, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी और सांस्कृतिक आयोजन, हिंदी विद्वानों का डेटा बैंक और उनको सम्मानित करना, हिंदी में शोध और प्रलेखन केंद्र स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पुस्तकालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पुस्तक मेले का आयोजन। विश्व हिंदी सचिवालय की मांग 1975 में नागपुर में उठी और बाद में सम्मेलनों में गूंजती रही। काम बहुत धीमी गति से चला। एनडीए सरकार के दौरान 2001 में थोड़ी तेजी दिखी जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी पधारे। फिर भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच द्विपक्षीय करार हुआ। सचिवालय की पहली महासचिव मॉरिशस से श्रीमती विनोद बाला अरुण और पहले उप महासचिव भारत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र बने। 11 फरवरी 2008 से सचिवालय आधिकारिक रूप से किराए के भवन में काम करने लगा तो स्थायी भवन का दबाव बढ़ा। भारत और मॉरिशस की साझी संस्था है। अब इस संस्था में दोनों देशों का सहयोग है। अब अगर सचिवालय का भवन देखेंगे तो भवन भारत सरकार ने बनाया, जमीन यहाँ की सरकार ने दी, तो दोनों देशों के बीच में इसे मैं नहीं मानता कि ये भाषाई कूटनीति का परिणाम है। दोनों देशों की ये साझी विरासत है। विश्व हिंदी सचिवालय बनाने के लिए मॉरिशस सरकार ने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में फिनिक्स में जमीन दी। भवन बनाने का पूरा व्यय भारत सरकार ने उठाया। मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने सचिवालय मुख्यालय के निर्माण का शुभारंभ किया था। 2008 से हमने औपचारिक रूप से कार्यारंभ शुरू किया। यहाँ से किराए के घर से हमारा सचिवालय शुरू होता है और पिछले 13 मार्च को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। तब से हम सचिवालय में स्थानांतरित हो गए हैं और सचिवालय का उद्देश्य यही था। आज आप जो सम्मेलन देख रहे हैं, सचिवालय का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों को सांस्थानिक रूप देने के लिए सचिवालय काम करेगा।
फिलहाल विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव भारत के जाने माने हिंदी विद्वान प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की गवर्निंग काउंसिल और एक कार्यकारिणी बोर्ड है। महासचिव सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सचिवालय 2009 से सालाना विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कर दुनिया भर के हिंदी सेवियों को जोड़ रहा है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर सचिवालय पुस्तकालय का नामकरण स्वर्गीय बालेश्वर अग्रवाल के नाम पर किया गया। राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने इस बाबत विदेश मंत्री से आग्रह किया था। बालेश्वर अग्रवाल ने विश्व भर में भारतवंशियों को एक सूत्र में जोड़ने और हिंदी के प्रचार प्रसार में अनूठा काम किया था। पहली बार दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में किसी अन्य देश में हिंदी का सम्मेलन नहीं हुआ था और इसकी सफलता अपने आप में ये कहानी कह रही है। सम्मेलन कहानी कह रहा है, कह लीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति। अटल जी के निधन की छाया भले ही विश्व हिंदी सम्मेलन पर दिखी, लेकिन हिंदी के भविष्य और तकनीक समेत तमाम अहम सवाल भी उठे। सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने माना कि हिंदी की वैश्विक हैसियत बढ़ रही है। सभी देशों को एक साथ लाने वाला सुंदर मंच है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की कोशिशों के साथ कई मामलों में हुई प्रगति का विवरण भी रखा। विश्व हिंदी सम्मेलन में 40 देशों के 1952 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 528 मॉरिशस से थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मॉरिशस में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। इसके माध्यम से युवा पीढ़ी में हिंदी और भारतीय भाषाओं के पठन पाठन के प्रति ललक पैदा होगी। यहाँ के लोग, यहाँ मॉरिशस की न केवल सरकार बल्कि सारे लोग इस भाषा से प्रेम करते हैं। माननीय विदेश मंत्री जी ने पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और ये मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी संस्थान में लगभग 40 साल से कम से कम 30 वर्ष से अधिक ही BA, MA और यहाँ तक कि PhD की डिग्री भी भारतीय भाषाओं में दी जाती है, उसमें अनुसंधान के ऊपर दी जाती है। दुनिया भर में विस्तारित हो रही हिंदी को लेकर तमाम चर्चाएं जारी हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिंदी के विकास को लेकर एक नया माहौल बनता है। भूमंडलीकरण के दौर में हम अपनी भाषा को कैसे और ताकत दे सकते हैं और IT से जोड़कर कैसे अधिक लाभ उठा सकते हैं, ये सवाल मॉरिशस में भी उठे। हिंदी शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के साथ कई मसले उठे। हिंदी के विकास के लिए की जा रही कोशिशों पर हिंदी प्रेमियों ने संतोष जताने के साथ इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन और हिंदी में ट्विटर हैंडल की शुरुआत हो चुकी है। आपको मोबाइल पे यूनिकोड की वजह से सारी भारतीय भाषाएं और हिंदी आसानी से आ रही हैं और अब जो है वो एक लेवल आगे चले गए हैं हम लोग। इसमें स्पीच का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्पीच के माध्यम से आप जो भी बोल रहे हैं वो आपका टाइप हो जाता है। इंटरनेट पर हिंदी है और मैसेज हिंदी से भेजते हैं। इंटरनेट पर काम होता है, ट्विटर पर ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो हिंदी चहुं ओर है और इसका प्रचार इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए भी हो रहा है। उन्नीस 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की पहल महात्मा गांधी द्वारा स्थापित राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने की थी। इसी ने हिंदी की वैश्विक यात्रा का जो बीज बोया वो अब विस्तार पा चुका है। लेकिन हिंदी अगर विश्व भाषा बन रही है तो इसमें उन आप्रवासी भारतीयों का भी कम योगदान नहीं है जिन्होंने विदेश में इसकी जड़ों में खाद पानी दिया।
भाषा ग्लोबल बनती है तो उसमें विविधता भी आती है और उसका सौंदर्य भी निखरता है। हिंदी भाषा तथा साहित्य का प्रचार प्रसार जो उस समय होता था और आज तक चलता रहा है। कई समितियां आई और गई, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहा, बस हिंदी का प्रचार। और सभा का आदर्श वाक्य है, भाषा गई तो संस्कृति गई। इसी को आदर्श मानकर, आदर्श वाक्य मानकर हम कार्य को करते आ रहे हैं। हिंदी की वैश्विक विकास यात्रा में मॉरिशस की खास जगह है। 1976, 1993 और 2018 में यहाँ 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस 18 से 20 अगस्त 2018। इनमें हिंदी के विकास को लेकर ठोस पहल भी हुई। पहले के सम्मेलन साहित्य पर केंद्रित थे, लेकिन अब वो भाषा को बचाने, बढ़ाने और शुद्धता पर जोर दे रहे हैं। इस बार हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति चर्चा के केंद्र में रहा। जितना भी जो मैंने देखा उससे मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा भविष्य प्रशस्त होगा, हिंदी आएगी, हिंदी छाएगी, हिंदी जन जन के मन तक जाएगी। भारत के आर्थिक विकास और उभरती वैश्विक ताकत के रूप में उसकी पहचान के कारण विश्व समुदाय में हिंदी का महत्व निश्चय ही बढ़ा है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई से दूर नहीं हो सकती हैं, और जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल फ़ोन का बहुत प्रयोग करते हैं। तो पढ़ाने वालों के लिए इन चीज़ों का प्रयोग ना करना मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा, क्योंकि जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखने के लिए जब शुरुआती विद्यार्थियों को सिखाना होता है ना, तो आईफोन के द्वारा सिखाना या मोबाइल के द्वारा सिखाना बहुत ही आसान होता है और बच्चों को दिलचस्प लगता है, और मतलब पढ़ाने का तरीका भी आसान हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी जो है मतलब जुड़ जानी चाहिए मतलब पढ़ाई से। बेशक पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के 43 साल हो चुके हैं और माहौल काफी बदल चुका है। हिंदी आज विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बेहतरीन प्रगति रही। हिंदी आज कई भाषाओं को गुणवत्ता में टक्कर दे रही है। हिंदी मीडिया एक बड़ी ताकत बन गया है। हिंदी व्यापार की भाषा भी बन रही है, लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार की भाषा बनेगी तो इसका चमत्कार और दिखेगा। मैं पहली बार जब दुबई गया हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, हिंदी उर्दू मतलब, लेकिन बोलचाल के स्तर पे मतलब एक ही मतलब भाषा बहुत मिलती जुलती हैं। तो जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं वहाँ पे हिंदी सक्रिय हैं, जैसे पूरे जीसीसी कंट्री में, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं विदेश गया हूँ और वहाँ पे जो हिंदुस्तानी बसे हुए हैं उनसे हिंदी में बात करके वो लोग बड़े खुश रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हिंदी जागृत है। लेकिन हिंदी जगत कई सवालों को लेकर चिंतित है। उसकी चिंता विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा बनने से लेकर भारतीय भाषाओं के साथ और बेहतर तालमेल की भी है। जब अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा तो हिंदी और ताकतवर हो चुकेगी। कई हिंदी विद्वान इस मत के हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनके माध्यम से एशिया की बहुत बड़ी आबादी और समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। हिंदी की स्वीकार्यता से ही इसकी पूर्ति संभव होगी। हिंदी और भारतीय संस्कृति मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना जैसे देशों में कठिन संघर्षों से पली बढ़ी, लेकिन उसका संघर्ष काल बीत चुका है। यहाँ के भारतवंशी अब आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से काफ़ी ताकतवर हैं। टेक्नोलॉजी का बड़ा ही उपयोग मिला और हिंदी का स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ा।
क्योंकि नहीं तो एक अनुवादक से दूसरे अनुवादक के बीच में कुछ कुछ शब्द इधर उधर हो जाते थे, लेकिन अब चूंकि मंत्र से आ जाता है तो उससे वही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो एक लेवल पे स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सी चुनौतियों के बावजूद हिंदी आगे बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलनों में विदेशी विद्वानों की शिरकत भी बढ़ रही है। भारतीय कृतियों का काफी अनुवाद हो रहा है। कई देशों में हिंदी में पत्र पत्रिकाएं और अखबार भी निकल रहे हैं। विदेशों में भी हिंदी प्रचार के लिए कई संस्थाएं सक्रिय हैं। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा इनमें खास है। ये हिंदी के विकास में 1926 से सक्रिय है और 2004 में मॉरिशस की संसद ने इसे विशिष्ट मान्यता भी दी है। संस्था का ध्येय वाक्य है, भाषा गई तो संस्कृति गई। सभा ने हस्तलिखित पत्रिका दुर्गा जैसी तमाम कोशिशों से यहाँ हिंदी के विस्तार में मदद की। लेकिन हिंदी यहाँ रोजगार से नहीं जुड़ी है, इस नाते प्रसार में अलग दिक्कतें हैं। गांधी जी मनीलाल डॉक्टर को भेजते हैं, जिनके जरिए यहाँ पर हिंदुस्तानी नामक समाचार पत्र पहली बार के लिए प्रकाशित होता है और उसी में अब लेखन आरंभ होने लगता है, पत्रकारिता का आरंभ वहाँ से होने लगता है। तो लेखकों का जन्म लेना एक प्रकार से मंच किस प्रकार से तैयार हुए हैं वो पत्रकारिता ने किया यहाँ पर। हिंदुस्तानी के बाद बहुत सारे समाचार पत्र आते रहे, जिनमें आर्य पत्रिका, आर्य रविवीर पत्रिका और जिनमें जनता, ज़माना, जागृति और बहुत सारे ऐसे तमाम पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगी, जिन पर स्थानीय लोगों को कुछ अपने विचार शोषण के बारे में या यहाँ की स्थिति के बारे में लिखने के लिए प्रेरणा मिली। भारत से बाहर 2.5 से 3 करोड़ भारतीय मूल के लोग हैं। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे कई देशों को छोटा भारत कहा जाता है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका खास योगदान है। भारत के बाद मॉरिशस में सबसे अधिक हिंदी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। यहाँ प्राइमरी से विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है और रेडियो और टेलीविजन पर हिंदी कार्यक्रम चलते हैं। करीब 2040 वर्ग किलोमीटर में फैली 23 रंगों की धरती मॉरिशस भारत के लिए खास है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस भौगोलिक रूप से भले अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक हो, लेकिन दिल से भारत के करीब है। 2007 से भारत मॉरिशस का वस्तु और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। हिंदी पढ़ाते हैं और कुछ जगह पर हिंदी के साथ साथ उन लोगों को सभ्यता, हमारा सभ्यता और संस्कार भी सिखा देती है। जैसे कि सोमवार से शुक्रवार तक पाठशालाओं और कॉलेजों में हिंदी सिखाते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मॉरिशस में गंगा तालाब भारतीय मूल के लोगों के जुड़ाव का केंद्र है। यहाँ महाशिवरात्रि और कई मौकों पर भारी भीड़ उमड़ती है। विश्व हिंदी सम्मेलन की पूर्व संध्या पर गंगा आरती की छटा भी यहाँ देखते बनी। इसी तरह आप्रवासी घाट मॉरिशस की एक खास पहचान है और हिंदी के विकास यात्रा का गवाह भी है। यहीं पर 2 नवंबर 1834 को एटलस नामक जहाज से बिहार से गिरमिटियों का आना शुरू हुआ। 1920 तक 4.5 लाख भारतीय गिरमिटिया मजदूर यहाँ पहुंचे। इनमें से अधिकतर भोजपुरी इलाके से थे। आप्रवासियों का इतिहास उनके दर्द, वेदना और व्यथा से भरा हुआ है। आप्रवासी घाट को 2006 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला।
1950-60 से यदि हम लेते हैं तो उसके बाद अभिमन्यु अनंत जी लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले सोमदत्त बखोरी जी का लेखन बहुत ज़बरदस्त होता है और उससे थोड़ा पहले यहाँ पर एक रॉय जी नाम करके जयनारायण रॉय लिखते हैं, प्रथम नाटक का प्रकाशन होता है। और जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तानी समाचार पत्र में पहली कविता का प्रकाशन 1909 से और 1911 के बीच में होता है। और इस प्रकार से एक पूरा कारवां निकलता है अभिमन्यु अनंत से लेकर आप देखेंगे रामदेव धुरंधर, राज हीरामन और तमाम ऐसे लेखक लिखते रहे हैं जिनसे मॉरिशस के हिंदी साहित्य का वर्चस्व पूरे विश्व पटल पर प्रकाशित होता रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की पैरवी पर 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। वैश्विक क्षितिज पर हिंदी पसर रही है, इसे राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत भी तेज हुई है। सरकारी स्तर पर हिंदी के विकास की तमाम कोशिशें की गई हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी जोर पकड़ रही है। उस दिन की बहुत कामना करता हूँ कि हिंदी देश की प्रथम राजभाषा हो। अंग्रेजी को स्थापित करके जितना समय दिया गया था, हिंदी प्रथम राजभाषा हो और विश्व में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी 7वीं मान्यता प्राप्त यह भाषा हो, ऐसी मेरी कामना है। भारत 130 करोड़ नागरिकों, 122 भाषाओं और 1600 बोलियों वाला देश है। हिंदी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की भाषा है। हिंदी के विकास में अहिंदी भाषी लेखकों के साथ अप्रवासी भारतीयों का बेहद योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक से लेकर गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे से लेकर पराड़कर तक ने इसकी ताकत को पहचाना था। आज गैर हिंदी भाषी इलाकों में भी हिंदी का बड़ा पाठक वर्ग, दर्शक और श्रोता मौजूद है। कंपनियां और कई देश अपने लोगों को हिंदी सिखा रही हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन हिंदी कई चुनौतियों से जूझ रही है। कई विषयों पर मौलिक पुस्तकों का अभाव है। भाषा को बहते नीर की तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि वह निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया है। तमाम प्रकार की भाषाएं, तमाम प्रकार के बोली रूप उसमें प्रवेश करते हैं और वह सहज प्रवाह में उनको अपने अंदर समाहित कर लेती है। हिंदी 1000 से अधिक वर्षों से प्रवहमान है और वह निरंतर इसी प्रकार अपने आप को गति देती हुई और निर्मल जलधार के रूप में निरंतर आगे बढ़ेगी। इसलिए भाषाई शुद्धता का प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही समावेशी संस्कृति के लिए भी हिंदी को हमें व्यापक बनाना होगा, उदार बनाना होगा। हिंदी की शुद्धता के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदी को ग्लोबल कम्युनिकेशन का जरिया बनाना है तो हमें कई प्रयास करने होंगे। नई पीढ़ी को भाषा से जोड़ने के लिए कुछ प्रयोगों की भी दरकार है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी शिक्षण के लिए काम कर रही हैं। अनुसंधान का काम भी जारी है। शब्दों की शुद्धता के प्रति जो दुराग्रह है उसको छोड़ के बड़े खुले मन से उर्दू से शब्द हो, इंग्लिश से शब्द हो, उसको लीजिए, क्योंकि भाषा कौन सी भाषा हम बोल रहे हैं ये इससे तय होगा कि उसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका क्रिया कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्रिया वो हिंदी है तो भाषा हिंदी है, उसके नाउन प्रोनाउन अगर आप किसी और भाषा से ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि भाषा की शुद्धता कहीं भी बाधित होती है। 2000 से पहले कंप्यूटरों पर हिंदी में कामकाज बेतरतीब और कामचलाऊ तरीके से चल रहा था। समय के साथ तमाम दिक्कतों का हल निकला। आज सारे विकल्प मौजूद हैं। सीडैक के महानिदेशक हेमंत दरबारी मानते हैं कि सीडैक ने इस दिशा में बहुत पहल की है। भाषा, सूचना और अनुवाद प्रौद्योगिकी से दुनिया बहुत करीब आई है। यूनिकोड के आने से हिंदी ही नहीं, सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में बड़ी क्रांति हुई है।
अनुवाद के क्षेत्र में अभी थोड़ा कार्य और होना है, तो ये एक सच्चाई है, लेकिन इस दिशा में हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमने शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट के मशीन ट्रांसलेशन में, जिसको बोलते हैं न्यूरो आधारित ट्रांसलेशन। और उसका अर्थ ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जिस तरह से कार्य चलता है, जिस तरह हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का हम संसाधन करते हैं, वही चीज़ हम अपने कंप्यूटर अनुप्रयोगों में भी इस्तेमाल करें। उससे हमारे अनुवाद, मशीन अनुवाद की जो उसकी प्रतिशत है उसकी शुद्धता का, वो काफ़ी बेहतर हुआ है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम सवाल उठे। तमाम रणनीतियां भी बनी। आज हिंदी तेजी से विश्व के तमाम हिस्सों में छाती जा रही है, लेकिन हिंदी जगत की तमाम जिम्मेदारियां भी हैं। भारतीय भाषाओं और हिंदी में आपसी तालमेल और सामंजस्य किस तरह और गहरा हो और किस तरह बेहतर तालमेल बने, ये आज एक ज़रूरी सवाल खड़ा है। इसकी बदौलत वैश्विक क्षितिज पर पसर रही हिंदी एक नए रूप रंग और कलेवर के साथ खड़ी होगी। अब तक हुए 11 विश्व हिंदी सम्मेलनों में 3 मॉरिशस की धरती पर हुए हैं, और हिंदी विश्व में मॉरिशस की एक अलग अहमियत है, क्योंकि विश्व हिंदी सचिवालय भी यहाँ अपने भवन में पूरी तरह से काम करने लगा है। और हिंदी प्रेमियों को यह देखकर काफ़ी संतोष हुआ है कि हिंदी लगातार विकसित हो रही है, इसकी लगातार प्रगति हो रही है, साथ ही साथ विश्व भाषा के रूप में यह स्थान बना रही है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।